ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये वीक भी निकल गया है, ठीक है, मार्केट का यह वीक भी निकल गया है और लास्ट फ्राइडे तो मार्केट ने जैसा बिहेव किया है वो उसका मेन रीज़न क्या था वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्राइडे को मार्केट इतना बड़ा फॉल क्यों दिखाया हमें। और यदि आप नोटिस कर रहे हो तो आप देखो तो 18 सितंबर से लेके मतलब कंटिन्यू 7 डेज मार्केट ने वन वे फॉल किया है, ठीक है। इसमें मार्केट का एक व्यू होता है कि पहले थोड़ा सा गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, ऐसे करके चलता है, डाउ थ्योरी को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने 7 डे कंटिन्यूस फॉल किया है। तो लास्ट फ्राइडे को जो इतना बड़ा फॉल है उसका आप रीज़न जानने की कोशिश करेंगे और हमें भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाला वीक में हमारा क्या व्यू होना चाहिए, हम कौन सा अप्रोच रख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। देखिए एज ए ट्रेडर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारे डायरेक्शनल मूव मिल रहे हैं, लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स थोड़ा कंसर्न की बात तो है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली अपने एंटिसिपेशंस रिगार्डिंग ट्रेडिंग और मार्केट के व्यू पे अपना डालते रहते हैं, तो उसको आप मिस ना करें। तो इसके लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए लास्ट फ्राइडे को निफ्टी यदि आप देखें तो लगभग 1% फॉल किया है, बैंक निफ्टी भी उतना ही फॉल किया है और आईटी को आप देखिए तो लगभग 2.5% फॉल हुआ है। और हमारा जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था हमारा फार्मा सेक्टर रोल प्ले किया इन द सेंस कि जिसकी वजह से कल मार्केट फॉल हुआ था, वो लगभग 2% फॉल किया था। उसका इंडेक्स 2% फॉल किया था, लेकिन उसके स्टॉक को आप देखें तो 3-4% फार्मा सेक्टर के स्टॉक गिर चुके हैं, ठीक है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाली है कि ये देखने की है कि अभी जो विक्स 10 के आसपास बना हुआ था, विक्स भी अच्छा खासा बढ़ गया, लगभग 6% विक्स बढ़ा है और वो लगभग इसमें 11.5 के आसपास विक्स चल रहा था, विक्स भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो देखिए ये कल फ्राइडे को फॉल क्यों आया था, बेसिकली जैसा हमने थंबनेल में दिखाया था कि ट्रम्प ने एक और टैरिफ बम फोड़ा है इंडिया पे। उसने इंडिया के फार्मा सेक्टर पर 100% का टैरिफ इम्पोज कर दिया है, बेसिकली उन कंपनियों पे जो कि या तो ब्रांडेड है या तो पेटेंटेड है इन अमेरिका में, ठीक है। तो इन ऐसी कंपनियों पे क्या करेंगे, वो 100% टैरिफ इम्पोज कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे फार्मा सेक्टर की जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उनके सेल्स ग्रोथ पे प्रभाव पड़ेगा। डेफिनेटली उनका लगभग 35% एक्सपोर्ट इससे इम्पैक्टेड होगा। और यदि हम इसके रेवेन्यू की बात करें, इससे एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो वो लगभग $10 बिलियन के आसपास होता है। एक बहुत बड़ा कंसर्न की बात है, ठीक है। और उससे भी बड़ा कंसर्न की बात ये है कि यह सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंट कंपनियों पे लगाए है। यदि बाकी और अदर कंपनियों पे लगा दिया उसने टैक्स टैरिफ को, और अदर कंपनियों जैसे जो जेनरिक हैं और जो स्पेशलिटीज़ में हैं, ऐसी कंपनियों पे यदि वो अपना टैरिफ इम्पोज करता है तब तो फार्मा सेक्टर का और बुरा हाल होने वाला है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा मार्केट आप देखें तो अच्छा खासा फॉल किया है, राइट। तो देखिए मंडे को क्या हो सकता है, ये तो हमने अभी जाना कि मार्केट ने फॉल क्यों किया है। लेकिन यदि हम मंडे के लिए अपना व्यू देखें तो मंडे को मार्केट ने कंटिन्यूअस सुबह में फॉल किया है। तो एक बड़ी न्यूज़ जो कि फॉर मार्केट पॉजिटिव हो सकती है वो ये है कि अंडमान में हमें एक ऑयल एंड गैसेस की रिसोर्सेस मिले हैं। तो यदि वो एक उसको देखना होगा कि उसकी क्वांटिटीज़ क्या है और बाकी चीज़ों की यदि हम एनालिसिस करेंगे, यदि बातें सही साबित होती हैं तो यह इंडियन ट्रैजेक्टरी ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है, ठीक है। तो हालांकि ये न्यूज़ पहले भी आई थी जिस पर मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया था, लेकिन अभी ये कंफर्मेशन आया है क्योंकि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने कंफर्म किया है, ठीक है, फर्म किया है। तो हो सकता है कि मार्केट इसको पॉजिटिव ले और तो हो सकता है कि मंडे को मार्केट ओपन हो और एक थोड़ा-सा बाउंस आने की कोशिश करे, ठीक है। बाउंस आने के 2 रीज़न थे। पहला रीज़न कि अभी जैसे हमें अंडमान में मिला है गैस के रिसोर्स, और दूसरा एक टेक्निकल बाउंस, ठीक है। दोनों की वजह से एक हो सकता है कि मंडे को बाउंस हो, लेकिन इसका कमिंग वीक के लिए बहुत कंसर्न रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी फॉल कंटिन्यूअस है, क्योंकि चीज़ें बदली नहीं हैं। एफआईज अभी भी क्या कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहे हैं, इंडिया से अपने पैसे को बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है। और अभी हमारा जो यूएस और अमेरिका और इंडिया के ट्रेड डील पे कुछ भी कंफर्मेशंस नहीं है, तो सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है एंड आई थिंक इट विल कंटिन्यू नेगेटिव।
तो थोड़ा कंसर्न रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट यदि 1-2 दिन के एक बाउंस के बाद यदि गिरता है तो टुवर्ड्स 24,000 की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है निफ्टी में। ठीक है? तो ये था कि 1-2 दिन बाउंस से ये हमें नहीं सोचना है कि मार्केट का सेंटिमेंट बदल गया है, और आने वाला वीक में हो सकता है कि सैलरी आए तो वहाँ से भी जो लोग अपने एसआईपी वगैरह करते हैं तो उनकी वजह से मार्केट थोड़ा-सा बुलिशनेस दिखा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सेंटिमेंट नेगेटिव बना रहेगा। ठीक है? और अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया है कि एफआईज़ जो हैं वो एशिया में तो बुलिश हैं। ठीक है? एशिया को लेके वो बुलिश है, इसलिए उन्होंने अभी आप देखो तो सितंबर मंथ और अगस्त में लगभग $13 बिलियन का उन्होंने इन्फ्लो किया है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि इंडिया से यदि आप देखो जुलाई से लेके तो अभी तक लगभग $2.5 बिलियन का उन्होंने आउटफ्लो कर चुका है। ठीक है? इंडिया से तो पैसे बाहर ले जा रहे हैं, लेकिन एशिया में वो बुलिश है। तो यदि आप देखा जाए, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि ताइवान को लेके और कोरिया को लेके, ठीक है, साउथ कोरिया को लेके, तो इन 2 कंट्रीज़ में जो एफआईज़ बहुत बुलिश है। ताइवान में उन्होंने लगभग लास्ट 2 महीने में $9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और वहीं साउथ कोरिया में लगभग $4 बिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। चाइना में भी थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया से क्या हो रहे हैं कि इंडिया से आउटफ्लो बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, एक नॉर्मल आदमी भी इस चीज़ महसूस कर सकता है, क्योंकि कोई भी अपने पैसे को कहीं पे डालता है तो उसको रिटर्न्स चाहिए, और इंडिया में रिटर्न्स थोड़ा-सा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनियों के पास अर्निंग्स नहीं है। कंपनियों के पास अर्निंग्स नहीं होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास परचेज़िंग पावर नहीं। तो आप देख सकते हो कि जीएसटी कट हुआ, ठीक है? और इनकम टैक्स में भी हमें बेनिफिट मिला, फिर भी हमारे मार्केट कंटिन्यू फॉल करता जा रहा है, और हमारी कंपनियों में ग्रोथ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह यही है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। आप जीएसटी कट कर दो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक कि लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों के हाथ में पैसे आएँ। जब लोगों के हाथ में पैसे आएँगे तभी वो परचेजिंग करेंगे, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे कंपनियों की सेल्स बढ़ेगी, और तभी एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो शायद गवर्नमेंट को इस पे एक फोकस करना चाहिए कि उसको कुछ ऐसा सोचना चाहिए लोगों के हाथ में पैसा, बेसिकली रेट कट और इनकम टैक्स कट करने से, रिबेट देने से लोगों के पैसे तो बचेंगे, लेकिन वो उतनी नहीं आएँगी जो एक ग्रोथ के लिए एक मतलब एक टेंजिबल ग्रोथ दिखा सके, राइट? तो और उससे कितने लोगों को फ़र्क पड़ता है? जीएसटी कट से एक नॉर्मल आदमी को फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं परचेज़ करने के लिए। जीएसटी कट हो या ना हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? और जो बड़े लोग हैं जिनके लिए जिनको इनकम टैक्स में रिबेट दिया गया है, वो वो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे ही अपनी चीज़ें पूरी कर लेते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट को एक ग्राउंड रियलिटी को समझना होगा, और कुछ ऐसा सोचना होगा कि कॉमन मैन के पास भी पैसे जाएँ। जब तक आम आदमी के पास पैसे नहीं होंगे, वो परचेज़िंग नहीं करेगा, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं, और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमिंग वीक में थोड़ा सा केयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।